के इतिहास में देश की भिन्नता की लंबी कहानी जुड़ी हुई है। बहुत प्रकार के वर्ग हमने निर्मित किए, गरीब का, अमीर का, धन के आधार पर, पद के आधार पर। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हमने स्त्री पुरुष के बीच भी वर्गों का निर्माण किया है। शायद हमारे और सारे वर्ग जल्दी मिट जाएंगे। स्त्री पुरुष के बीच खड़ी की गई दीवार को मिटने में बहुत समय लग सकता है। बहुत कारण है। स्त्री और पुरुष भिन्न हैं, ये तो निश्चित है, लेकिन असमान नहीं। भिन्नता और असमानता तो अलग बातें हैं। भिन्न होना एक बात है, सच एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है ही। कोई दो आदमी समान नहीं है, कोई दो पुरुष भी समान नहीं है। स्त्री और पुरुष भी भिन्न हैं, लेकिन भिन्नता को वर्ग बनाना, ऊंचा नीचा बनाना मनुष्य की पुराना षड्यंत्र और शैतानी रही। हजारों वर्षों का पिछले अतीत का इतिहास स्त्री के शोषण का इतिहास भी है। पुरुष ने ही चूंकि सारे कानून निर्मित किए और पुरुष चूंकि शक्तिशाली था, उसने स्त्री पर जो भी थोपना चाहा थोप दिया। और जब तक स्त्री के ऊपर से गुलामी नहीं उठती, तब तक दुनिया से गुलामी का बिल्कुल अंत नहीं हो सकता है। राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएंगे। आज नहीं कल गरीब और अमीर के बीच के फासले भी कम हो जाएंगे, लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच शोषण का जाल सबसे ज्यादा गहरा है। और स्त्री और पुरुष के बीच फासले की कहानी इतनी लंबी हो गई है कि करीब करीब भूल गई है। स्वयं स्त्रियों को भी भूल गई है, पुरुषों को भी भूल गई है। इस संबंध में थोड़ी बातें विचार करना उपयोगी होगा, इसलिए कि शायद आने वाली जिंदगी को जिसे आप बनाने में लगेंगे, हो सकता है स्त्री और पुरुष के बीच समानता था, स्वतंत्रता था, एक समाज और एक परिवार निर्मित कर सकें। अगर ख्याल ही न हो तो हम पुराने ढांचों में ही फिर घूम के जीने लगते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब पुराने लीकों पर चलना शुरू कर दिया है। आदमी सबसे ज्यादा सुगम इसे ही पाता है कि जो हो रहा था वैसा ही होता चला जाए। लीस्ट रेसिस्टेंस वही है। इसलिए पुराने ढंग का परिवार चलता चला जाता है, पुरानी समाज व्यवस्था चलती चली जाती है, पुराने ढंग के सोचने के ढंग चलते चले जाते हैं। तोड़ने में कठिनाई मालूम पड़ती है, बदलने में मुश्किल मालूम पड़ती है, दो कारणों से। एक तो पुराने की आदत और दूसरा नए को निर्माण करने की मुश्किल। सिर्फ वही पीढ़ियां पुराने को तोड़ती हैं जो नए को सृजन देने की क्षमता रखती हैं, विश्वास रखती हैं स्वयं पर। और स्वयं पर विश्वास न हो तो हम पुरानी पीढ़ी के पीछे चलते चले जाते हैं। वो पुरानी पीढ़ी भी अपनी से पुरानी पीढ़ी के पीछे चल रही थी। कुछ छोटे से स्मरणीय बातें पहले हम ख्याल कर लें। पुरुष और स्त्री के बीच फासले, असमानता किस किस रूप में खड़ी हुई है। भिन्नता सुनिश्चित है और भिन्नता होनी ही चाहिए। भिन्नता ही स्त्री को व्यक्तित्व देती है और पुरुष को व्यक्तित्व देती है। लेकिन हमने भिन्नता को ही असमानता में बदल दिया, इसलिए सारी दुनिया में स्त्रियां भिन्नता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं ताकि वे ठीक पुरुष जैसी मालूम पड़ने लगे। उन्हें शायद ख्याल है कि इस भांति असमानता भी टूट जाएगी। मैंने सुना एक सिनेमा गृह के सामने अमेरिका के किसी नगर में बड़ी भीड़ है, क्यू लगा हुआ है, लंबी कतार है, लोग टिकट लेने को खड़े हैं। एक बूढ़े आदमी ने अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति से पूछा, आप देखते हैं और सामने जो लड़का खड़ा हुआ है उसने किस तरह के लड़कियों जैसे बाल बढ़ा रखे? और सामने वाले व्यक्ति ने कहा, माफ करिए, वो लड़का नहीं है, वो मेरी लड़की है। उस बूढ़े ने कहा, क्षमा करिए, मुझे क्या पता था कि आपकी लड़की है, तो आप उसके पिता हैं? उसने कहा कि नहीं, मैं उसकी मां हूं। कपड़ों का फासला कम किया जा रहा है, धीरे धीरे कपड़े
कपड़े करीब करीब एक जैसे होते चले जा रहे हैं। हो सकता है 100 वर्ष बाद कपड़ों के आधार पर फर्क करना मुश्किल हो जाए, लेकिन कपड़ों के फासले कम हो जाने से भिन्नता नहीं मिट जाएगी। भिन्नता गहरी, बायोलॉजिकल, जैविक और शारीरिक। भिन्नता साइकोलॉजिकल भी है, बहुत गहरे में। कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ जाने वाला है। पुरुष ने भी भिन्नता मिटाने के बहुत प्रयोग किए, हमें ख्याल में नहीं है क्योंकि हम आदी हो जाते हैं। राम, कृष्ण या बुद्ध और महावीर की मूर्तियां और चित्र आपने देखे होंगे, और अगर सोचते होंगे थोड़ा बहुत तो ये ख्याल आया होगा, इन लोगों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ क्यों दिखाई नहीं पड़ती? असंभव है ये बात। एक आदमी के साथ हो भी सकता है कि किसी एक राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, किसी एक को दाढ़ी मूछ न रही हो। ये संभव है, कभी 1000 में एक पुरुष को नहीं भी होती है। लेकिन 24 जैनियों के तीर्थंकर, हिंदुओं के सब अवतार, बुद्धों की सारी कल्पना, किसी को दाढ़ी मूछ नहीं है। कुछ कारण है। पुरुष को ऐसा लगा है स्त्री सुंदर है, तो स्त्री जैसे होने से जैसे पुरुष भी सुंदर हो जाएगा। फिर राम और कृष्ण को तो हमने मान लिया कि उनको दाढ़ी मूछ होती ही नहीं थी। फिर हम क्या करें? तो सारी जमीन पर पुरुष दाढ़ी मूछ को काटने की कोशिश में लगा है, स्त्री जैसा चेहरा बनाने की चेष्टा चल रही है। उससे भी कोई भेद मिट जाने वाले नहीं, उससे भी कोई भेद मिट जाने वाले नहीं है। न कपड़े बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला है, न सपनों पर ऊपरी फर्क कर लेने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। भेद गहरा है, और अगर भेद मिटाने की कोशिश से हम चाहते हो कि असमानता मिटे, तो असमानता कभी भी नहीं मिटेगी। असमानता हमारी थोपी हुई है। भेद में असमानता नहीं है। दो भिन्न व्यक्ति बिल्कुल समान हो सकते हैं, समान प्रतिष्ठा दी जा सकती है। पहली भूल मनुष्य ने यह की कि भिन्नता को असमानता समझा, डिफरेंस को इनइक्वालिटी समझा, और अब उसी भूल पर दूसरी भूल चल रही है कि हम भिन्नता को कम कर लें। जो काम पुरुष करते हैं वे ही स्त्रियां करें, जो कपड़े वे पहनते हैं वे भी पहने, जिस भाषा का वे उपयोग करते हैं स्त्रियां भी वैसे ही करें। अमेरिका में जिन शब्दों का उपयोग स्त्रियों ने कभी भी नहीं किया था मनुष्य के इतिहास में, कुछ गालियां सिर्फ पुरुष ही देते हैं, वो उनका ही गौरव। अमेरिका की नई लड़कियां उन गालियों को देने के लिए भी चेष्टा में संलग्न है, उन गालियों का भी उपयोग कर रही, क्योंकि पुरुष के साथ समान खड़े हो जाने की बात है। और समानता का ख्याल ऐसा है कि हम शायद भिन्नता को किसी तरफ से लीप पोत के एक सा कर दें तो शायद समानता उपलब्ध हो जाए। नहीं, समानता उससे उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि असमानता का भी मूल आधार वो नहीं है। असमानता किन्हीं और कारणों से निर्मित हुई है। और इसे हम कहानी सुनते हैं कि सत्यवान मर गया है, सावित्री उसे दूर से जाके लौटा लाई है। लेकिन कभी कोई कहानी ऐसी सुनी जिसमें पत्नी मर गई हो और पति दूर से जाके लौटा लाया? नहीं सुना नहीं। स्त्रियां लाखों वर्ष तक इस देश में पुरुषों के ऊपर बर्बाद होती रही है, मर के सती होती रही है। कभी ऐसा सुना कि कोई पुरुष भी किसी स्त्री के लिए सती हो गया हो? वो नहीं, क्योंकि सारा नियम, सारी व्यवस्था, सारा अनुशासन पुरुष ने पैदा किया है, वो स्त्री पर थोपा हुआ है। सारी कहानियां उसने गढ़ी है, तो वो कहानियां गढ़ता है जिसमें पुरुष को स्त्री बचा के लौट आती। वो ऐसी कहानी नहीं करता जिसमें पुरुष स्त्री को बचा कर लौटता हो। वो तो स्त्री गई कि पुरुष दूसरी स्त्री की खोज में लग जाता, उसको बचाने का सवाल नहीं। पुरुष ने अपनी सुविधा के लिए सारा इंतजाम कर लिया। असल में जिनके पास थोड़ी सी भी शक्ति हो किसी भी भांति की, वे जो थोड़ी भी निर्मल हो किसी भी भांति से उनके ऊपर सवार हो ही जाते हैं, मालिक बन ही जाते हैं, गुलामी पैदा हो जाती है। पुरुष थोड़ा शक्तिशाली है शरीर की दृष्टि से। ऐसे ये शक्तिशाली होना किन्हीं और कारणों से पुरुष को पीछे भी डाल देता है। पुरुष के पास स्ट्रेंथ और शक्ति तो ज्यादा है, लेकिन रेसिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना स्त्री के पास है।
और अगर पुरुष और स्त्री दोनों को किसी पीड़ा में, सफरिंग में से गुजरना पड़े तो पुरुष जल्दी टूट जाता है, स्त्री ज्यादा देर तक टिकती। रेसिस्टेंस उसका ज्यादा है, प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा है, लेकिन सामान्य शक्ति कम है। शायद प्रकृति के लिए जरूरी है कि दोनों में ये भेद हो, क्योंकि स्त्री कुछ पीड़ाएं झेलती है जो पुरुष अगर एक बार भी झेले तो फिर सारी पुरुष जाति कभी झेलने को राजी नहीं होगा। 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रखना और फिर उसे जन्म देने की पीड़ा और फिर उसे बड़ा करने की पीड़ा, वो कोई पुरुष कभी राजी नहीं होगा। अगर एक रात भी एक छोटे बच्चे के साथ पति को छोड़ दिया जाए तो या तो वो उसकी गर्दन दबाने की सोचेगा या अपनी गर्दन दबाने की सोचेगा। मैंने सुना है एक दिन सुबह मास्को की सड़क पर कोई एक आदमी छोटी सी बच्चों की गाड़ी को धक्का देता हुआ चला जा रहा है। सुबह है, लोग घूमने निकले हैं, फूल खिले हैं, पक्षी खिले हैं। वो आदमी रास्ते में चलते चलते बार बार ये कहता है, अब्राहम शांत रहे, अब्राहम। अब्राहम उसका नाम होगा, बच्चे का नाम होगा, पता नहीं वो किससे कह रहा है। वो बार बार कहता है, अब्राहम शांत रहे, अब्राहम धीरज रख। बच्चा रो रहा है, वो गाड़ी को धक्के दे रहा है। एक बूढ़ी औरत उसके पास आके कहती है, क्या बच्चे का नाम अब्राहम है? वो आदमी कहता है, क्षमा करना, अब्राहम मेरा नाम है। मैं अपने को समझा रहा हूँ कि शांत रहे, धीरज रख, अभी घर आया चला जाता है। इस बच्चे को तो समझाने का सवाल नहीं, अपने को समझा रहा हूँ कि किसी तरह दोनों सही सलामत घर पहुंच जाएं। स्त्री के पास एक प्रतिरोधक शक्ति है जो प्रकृति ने उसे दी है, एक रेसिस्टेंस की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। कितनी ही पीड़ा हो, कितने ही दुख और कितने ही दमन के बीच भी वो जिंदा रहती है और मुस्कुराती सकती है। पुरुषों ने जितना दबाया है स्त्री को, अगर स्त्रियों ने उस दमन को, उस पीड़ा को कष्ट से लिया होता तो शायद वे कभी भी टूट गई होती, लेकिन वे नहीं टूटी। उनकी मुस्कुराहट भी नहीं टूटी। इतनी लंबी परतंत्रता के बाद भी उनके चेहरे पर कम तनाव है पुरुष की बजाय। रेसिस्टेंस की, झेलने की, सहने की, टॉलरेंस की, सहिष्णुता की बड़ी शक्ति उनके पास है, लेकिन मस्कुलर, बड़े पत्थर उठाने की और बड़ी कुल्हाड़ी चलाने की शक्ति उनके पास कम है। शायद जरूरी है कि पुरुष के पास वैसी शक्ति ज्यादा हो। उसे कुछ जो काम करने हैं जिंदगी में वो वैसी शक्ति की मांग करते हैं, स्त्री को जो काम करने हैं वे वैसी शक्ति की मांग करते हैं। और प्रकृति, या अगर हम कहें परमात्मा, इतनी व्यवस्था देता है जीवन को कि सब तरफ से जो जरूरी है जिसके लिए वो उसे मिल जाता है। कभी हमने ख्याल भी नहीं किया, जमीन पर इतनी बड़ी पृथ्वी पर कोई 3-3.5 अरब लोग हैं, स्त्रियां पुरुष सब मिलाकर। किसी घर में लड़के ही लड़के पैदा हो जाते हैं, किसी घर में लड़कियां भी हो जाती हैं, लेकिन अगर पूरी पृथ्वी का हम हिसाब रखें तो लड़के और लड़कियां करीब करीब बराबर पैदा होते हैं। पैदा होते वक्त बराबर नहीं होते, लेकिन 5-6 साल में बराबर हो जाते हैं। पैदा होते वक्त 125 लड़के पैदा होते हैं 100 लड़कियों पर, क्योंकि लड़कों का रेसिस्टेंस कम है। 25 लड़के तो जवान होते होते मर जाने वाले। लड़के ज्यादा पैदा होते हैं, लड़कियां कम पैदा होती हैं, लेकिन जवान होते होते लड़के और लड़कियों की संख्या दुनिया में करीब करीब बराबर हो जाती है। कोई बहुत गहरी व्यवस्था भीतर से काम करती, नहीं तो कभी ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दुर्घटना तो नहीं कि जमीन पे स्त्रियां ही स्त्रियां हो जाएं इस बार, या पुरुष ही पुरुष हो जाएं। ये संभावना है अगर बिल्कुल अंधेरे में व्यवस्था चल रही हो, लेकिन भीतर कोई नियम काम करता है और नियम के पीछे बायोलॉजिकल व्यवस्था है। जितने अणु होते हैं, वीर्याणु होते हैं, उनमें आधे स्त्रियों को पैदा करने में समर्थ हैं, आधे पुरुषों को। इसलिए कितना ही एक घर में भेद पड़े, लंबे विस्तार पर भेद बराबर हो जाता है। स्त्री को वो शक्तियां मिली हुई हैं जो उसे अपने काम को, और स्त्री का बड़े से बड़ा काम उसका मां होना है, उससे बड़ा काम संभव नहीं है। और शायद मां होने से बड़ी कोई संभावना पुरुष के लिए तो है ही नहीं, स्त्री के लिए भी नहीं। मां होने की संभावना हम सामान्य रूप से ग्रहण कर लेते हैं। कभी आपने नहीं सोचा होगा, इतने पेंटर हुए, इतने मूर्तिकार हुए, इतने चित्रकार, इतने कवि, इतने आर्किटेक्ट, लेकिन स्त्री कोई एक बड़ी चित्रकार नहीं हुई, कोई एक स्त्री बड़ी आर्किटेक्ट
वस्तु कला में कोई अग्रणी नहीं हुई। कोई एक स्त्री ने बहुत बड़ा संगीत जन्म नहीं दिया और कोई एक स्त्री ने कोई बहुत अद्भुत मूर्ति नहीं काटी। सृजन का सारा काम पुरुष ने किया है। तो कई बार पुरुष को ऐसा ख्याल आता है कि क्रिएटिव सृजनात्मक शक्ति हमारे पास है, स्त्री के पास कोई सृजनात्मक शक्ति नहीं। लेकिन बात उल्टी है, स्त्री पुरुष को पैदा करने में इतना बड़ा श्रम कर लेती है कि और कोई सृजन करने की जरूरत नहीं रह जाती। स्त्री के पास अपना एक क्रिएटिव एक्ट है, एक सृजनात्मक कृत्य है जो इतना बड़ा है कि पत्थर की मूर्ति बनाना और एक जीवित व्यक्ति को बड़ा करना। लेकिन स्त्री के काम को हमने सहज स्वीकार कर लिया है और शायद इसीलिए स्त्री की सारी सृजनात्मक शक्ति उसके मां बनने में लग जाती। उसके पास और कोई सृजन की न सुविधा बचती, न शक्ति बचती, न कोई आयाम, कोई डायमेंशन बचता, न सोचने का कोई सवाल है। एक छोटे से घर को सुंदर बनाने में, लेकिन हम कहेंगे कि छोटे से घर को सुंदर बनाना, कोई माइकलएंजेलो तो पैदा नहीं हो सकता, कोई वान गॉग तो पैदा नहीं हो जाएगा, कोई इसरा पाउंड तो पैदा नहीं होगा, कोई कालिदास तो पैदा नहीं होगा। एक छोटे से घर को, लेकिन मैं कुछ घरों में जाके ठहरता रहा हूँ। एक घर में ठहरा था, मैं हैरान हो गया। गरीब घर है और संपन्न नहीं है, लेकिन इतना साफ सुथरा, इतना स्वच्छ मैंने कोई घर नहीं देखा। लेकिन उस घर की प्रशंसा करने कोई कभी नहीं जाएगा। घर की गृहिणी उस घर को ऐसा पवित्र बना रही कि कोई मंदिर भी उतना स्वच्छ और पवित्र नहीं मालूम पड़ता। लेकिन उसकी कौन फिक्र करेगा? कौन माइकलएंजेलो, कालिदास और वान गॉग में उसकी गिनती करेगा? वो खो जाएगी। कोई बहुत ऐसा काम कर रही है जिसके लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी ये दुनिया पुरुषों की दुनिया है। स्त्री के विकास, स्त्री की संभावनाओं, स्त्रियों की जो पोटेंशियलिटीज हैं, उनके जो आयाम, ऊंचाइयां हैं, उनको हमने गिनती में ही नहीं लिया है। अगर एक आदमी गणित में कोई नई खोज कर ले तो नोबेल प्राइज मिल सकती है, लेकिन स्त्रियां निरंतर प्रेम के बहुत नए नए आयाम खोजती हैं, कोई नोबेल प्राइज उनके लिए नहीं है। वो स्त्रियों की दुनिया नहीं है। स्त्रियों का सोचने के लिए, स्त्रियों को दिशा देने के लिए, उनके जीवन में जो हो उसे भी मूल्य देने का हमारे पास कोई आधार नहीं। हम सिर्फ पुरुषों को आधार देते हैं। इसलिए अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो उसमें चोर, डकैत, हत्यारे, बड़े बड़े आदमी मिल जाएंगे। उसमें चंगेज खान, तिमोरलंग और हिटलर और स्टालिन और माओ सबका स्थान है। लेकिन उसमें हमें ऐसी स्त्रियां खोजने में बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, उनका कोई उल्लेख ही नहीं है। जिन्होंने एक सुंदर घर बनाया हो, जिन्होंने एक बेटा पैदा किया हो और जिसके साथ, जिसे बड़ा करने में सारी माँ की ताकत, सारा प्रार्थना, सारा प्रेम लगा दिया हो, उसका कोई हिसाब नहीं मिलेगा। पुरुष की एक तरफा अधूरी दुनिया अब तक चली है और जो पूरा इतिहास है वो पुरुष का ही इतिहास है। इसलिए युद्धों का, हिंसाओं का इतिहास है। जिस दिन स्त्री भी स्वीकृत होगी और विराट मनुष्यता में उतना ही समान स्थान पालेगी जितना पुरुष का है, तो इतिहास भी ठीक दूसरी दिशा लेना शुरू करेगा। मेरी दृष्टि में जिस दिन स्त्री बिल्कुल समान हो जाती है, शायद युद्ध असंभव हो जाए, क्योंकि युद्ध में कोई भी मरे, वो किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है। लेकिन पुरुषों को मरने मारने की ऐसी लंबी बीमारी है, क्योंकि बिना मरे मारे वो अपने पुरुषत्व को ही सिद्ध नहीं कर पाते। वो ये बता ही नहीं पाते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। तो मरने मारने का एक लंबा जाल, और फिर जो मर जाए ऐसे जाल में उसको आदर देना। और उन्होंने स्त्रियों को भी राजी कर लिया है कि जब तुम्हारे बेटे युद्ध पर जाएं तो तुम टीका करना। वो रो रही है माँ, आंसू टपक रहे हैं और वो टीका कर रही है और आशीर्वाद दे रही है। ये पुरुष ने जबरदस्ती तैयार करवाया हुआ। अगर दुनिया भर की स्त्रियां तय कर कर दिया हुआ है, सब व्यवस्था, सब सोचना, सारी संस्कृति, सारी सभ्यता पुरुष के गुणों पर खड़ी है। इसलिए पूरा मनुष्य का इतिहास युद्धों का इतिहास है। अगर हम 3000 वर्ष की कहानी उठाकर देखें तो मुश्किल मालूम पड़ती है कि आदमी कभी ऐसा रहा हो जब युद्ध न किया हो। युद्ध चल ही रहा है। आज इस कोने में आग लगी है जमीन के, कल दूसरे कोने में, परसों तीसरे कोने में आग लगी ही है। आदमी जल ही रहा है, आदमी मारा ही जा रहा है। और
अब तो हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमने बड़ा इंतजाम किया है, अब हम आगे आदमी को बचने नहीं देंगे। अगर पुरुष सफल हो जाता है अपने अंतिम उपाय में, तीसरे महायुद्ध में, तो शायद मनुष्यता नहीं बचेगी। इतना इंतजाम तो कर लिया है कि हम पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दें, पूरी तरह से नष्ट कर दें। ये मनुष्य की, पुरुष के इतिहास की आखिरी जो क्लाइमेक्स हो सकती थी, चरम, वहां हम पहुंच गए। ये हम क्यों पहुंच गए? क्योंकि पुरुष गणित में सोचता है, प्रेम उसके सोचने की भाषा नहीं है। ध्यान रहे, विज्ञान विकसित हुआ है, धर्म विकसित नहीं हो सका, और धर्म तब तक विकसित नहीं होगा जब तक स्त्री समान जीवन और संस्कृति में दान नहीं करती है और उसे दान का मौका नहीं मिलता है। गणित से जो चीज विकसित होगी वो विज्ञान है। गणित परमात्मा तक ले जाने वाला नहीं है। चाहे दो और दो कितने ही बार जोड़ो तो भी बराबर परमात्मा होने वाला नहीं है। गणित कितना ही बढ़ता चला जाए वो पदार्थ से ऊपर जाने वाला नहीं है। प्रेम परमात्मा तक पहुंच सकता है, लेकिन हमारी सारी खोज गणित की है, तर्क की है। वो विज्ञान पे लेके खड़ा हो गया, उसके आगे नहीं जाता। प्रेम की हमारी कोई खोज नहीं है। शायद प्रेम की बात करना भी हम स्त्रियों के लिए छोड़ देते हैं, या कवियों के लिए जिनको हम करीब करीब स्त्रियों जैसा गिनती करते हैं। ये गिनती हम कोई पुरुषों में नहीं करते। नीत्शे ने तो एक अद्भुत बात लिखी है, खतरनाक, किसी को बहुत बुरी भी लग सकती है। नीत्शे ने तो ये बात लिखी है, मैं मानता हूं सच है, उसने तो क्रोध में लिखी है और गाली देने के इरादे से लिखी है, लेकिन बात सच है। नीत्शे ने लिखा है कि बुद्ध और क्राइस्ट को मैं वुमेनिस्ट मानता हूं, स्त्रीण मानता हूं। बुद्ध और क्राइस्ट को मैं स्त्रीण मानता हूं, मैं पुरुष नहीं मानता। क्योंकि जो लड़ने की बात ही नहीं करते और जो लड़ने से बचने की बात करते हैं वो पुरुष कैसे हो सकते हैं? पुरुष तो लड़ने में ही है। नीत्शे ने कहा, मैंने सुंदरतम जो दृश्य देखा है जीवन में वो तब देखा जब सूरज की उगती रोशनी में सिपाहियों की चमकती हुई तलवारें और उनके चमकते हुए बूंदों की आवाजें और उनका एक पंक्तिबद्ध रास्ते से गुजरना, सूरज की रोशनी का गिरना और पंक्तिबद्ध उनके पैरों की आवाज और उनकी चमकती हुई संगीनें। मैंने उससे सुंदर दृश्य जीवन में दूसरा नहीं देखा है। अगर ये आदमी और ये मानता है कि ऐसा दृश्य सुंदर है तो फूल स्त्रीण हो जाएंगे निश्चित ही। जब चमकती हुई संगीनें सुंदर है तो फूल कहां टिकेंगे? फूलों को बाहर कर देना होगा सौंदर्य के। और जब नीत्शे कहता है जो लड़ते हैं और लड़ सकते हैं और लड़ते रहते हैं, युद्ध ही जिनका जीवन है वे ही पुरुष हैं, तो ठीक है, बुद्ध और क्राइस्ट और महावीर को अलग कर देना होगा, उन्हें स्त्रियों में ही गिनती करनी पड़ेगी। लेकिन दुनिया में जो भी प्रेम के रास्ते से गया हो उसमें किसी न किसी अर्थों में नीत्शे का कहना ठीक ही है कि वो स्त्रीण है। ये अपमानजनक नहीं। अगर पुरुष ने भी प्रेम किया हो तो वो जो पुरुष की जो आम धारणाएं हैं युद्ध की, संघर्ष की, हिंसा की, वायलेंस की, वो गिर जाती हैं और नई धारणाएं पैदा होती हैं, सहयोग की, क्षमा की, प्रेम की। एक बुद्ध का भिक्षु था, उस भिक्षु का नाम था पूर्ण। उसकी शिक्षा पूरी हो गई और शिक्षा पूरी हो जाने पर बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू जा और मेरे प्रेम की खबर लोगों तक पहुंचा दे। तू उन जगहों में जा जहां कोई भी न गया हो, तू मेरी खबर ले जा प्रेम की। हिंसा की खबरें बहुत पहुंचाई गई, कोई प्रेम की खबर भी पहुंचाए। उस पूर्ण ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं सूखा नाम का छोटा सा बिहार का एक हिस्सा था, वहां जाऊं और आपका संदेश ले जाऊं। बुद्ध ने कहा, वहां तू मत जा तो बड़ी कृपा हो, वहां के लोग अच्छे नहीं है, वहां के लोग बहुत बुरे हैं। पूर्ण ने कहा, तब मेरी वहां जरूरत है, जहां लोग बुरे हैं और अच्छे नहीं है, वहीं तो प्रेम का संदेश ले जाना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, फिर मैं तुझसे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, तो उत्तर दे दे तब जा। मैं तुझसे पहले पूछता हूँ कि अगर वहां के लोगों ने तेरा अपमान किया, गालियां दी, तो तुझे क्या होगा? पूर्ण ने कहा, क्या होगा? मैं सोचूंगा लोग कितने अच्छे हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, यहां तक भी ठीक, लेकिन अगर वे मारने लगे, वे लोग बुरे हैं, मार भी सकते हैं। अगर उन्होंने मारा और तेरे प्रेम के संदेश पर पत्थर फेंके और लकड़ियां तेरे सिर पर बरसी, तो तुझे क्या होगा? पूर्ण ने कहा, क्या होगा? मुझे यही होगा, लोग अच्छे हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते।
बुद्ध ने कहा मैं तीसरी बात और पूछता हूं, अगर उन्होंने तुझे मार ही डाला तो मरते क्षण में तेरे मन को क्या होगा? पूर्ण ने कहा मेरे मन को होगा कितने भले लोग हैं, मुझे उस जीवन से मुक्त कर दिया है जिसमें भूल चूक हो सकती थी, जिसमें मैं भटक भी सकता था, जिसमें मैं भी मारने को तैयार हो सकता था, उससे मुक्त कर दिया। बुद्ध ने कहा तू जा, तेरा प्रेम पूरा हो गया। और जिसका प्रेम पूरा हो गया है वही युद्ध के विपरीत, हिंसा के विपरीत खबर और हवा ले जा। तू जा। स्त्रियां जिस दिन मनुष्य की संस्कृति में समान पुरुष के साथ खड़ी हो सकेंगी और मनुष्य की संस्कृति में आधा दान उनका होगा, उस दिन गणित अकेली चीज नहीं होगी, उस दिन प्रेम भी एक चीज होगी। और प्रेम गणित से बिल्कुल उल्टा है, धर्म विज्ञान से बिल्कुल उल्टा है। गणित की और ही दुनिया है। मिलिट्री में हम आदमियों के नाम हटा देते, नंबर दे देते। अगर आप भर्ती हो गए या मैं भर्ती हो गया हूं तो 11, 12, 15 ऐसे नंबर हो जाएंगे। और जब एक आदमी मरेगा तो मिलिट्री के ऑफिस के बाहर नोटिस लग जाएगा 12 नंबर गिर गया। आदमी नहीं मरता मिलिट्री में, सिर्फ नंबर मरते हैं। आदमी के ऊपर भी हम नंबर लगा देते हैं, इसका फर्क बहुत ज्यादा है। अगर पता चले कि फला आदमी मर गया जिसकी पत्नी है, जिसके 2 बेटे छोटे हैं, जिसकी बूढ़ी माँ है, वो सब असहाय हो गए, फला आदमी मर गया, तो एक आदमी की तस्वीर उठती है। लेकिन 12 नंबर की न कोई पत्नी होती न कोई बेटे होते। नंबर की कहीं पत्नियों और बेटे हुए, नंबर बिल्कुल नंबर है। जब 12 नंबर गिरने का नोटिस पे बोर्ड पर नोटिस लगता है तो लोग पढ़ के निकल जाते हैं। गणित का एक सवाल जैसा होता है कि इतने नंबर गिर गए, इतने नंबर खत्म हो गए, दूसरे नंबर उनकी जगह खड़े हो जाएंगे। 12 नंबर दूसरे आदमी पर लग जाएगा, दूसरा आदमी 12 नंबर की जगह खड़ा हो जाएगा। गणित में रिप्लेसमेंट संभव है, जिंदगी में तो नहीं। एक आदमी मरा, उसको अब दुनिया में कोई दूसरा आदमी उसकी जगह रिप्लेस नहीं हो सकता। लेकिन गणित में कोई कठिनाई नहीं है, गणित में हो सकता है। इसलिए तो मिलिट्री में तकलीफ नहीं होती, नंबर ही गिरते हैं, नंबर ही मरते हैं। और हमने पूरी जो व्यवस्था की है, गणित से सोचने वाला आदमी जो व्यवस्था करता है वो इतनी ही कठोर, यांत्रिक, मैकेनिकल और इतनी ही जड़ होती है। मैंने सुना है कि जिस आदमी ने सबसे पहले एवरेज, औसत का नियम खोजा, जब कोई आदमी कोई नया नियम खोज लेता है तो बड़ी उत्फुल्लता से भर जाता है। हम तो जानते हैं आर्किमिडीज तो नंगा ही बाहर निकल आया अपने टपके और चिल्लाने लगा, एरेका मिल गया, भूल गया कि मैं कपड़े पर, इतनी खुशी से भर गया। जिस आदमी ने एवरेज का सिद्धांत खोजा वो भी इतनी खुशी से भर गया होगा। जिस दिन उसने सिद्धांत खोजा, अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर वो खुशी में पिकनिक पे गया। एवरेज का मतलब है हिंदुस्तान में एवरेज आदमी की कितनी आमदनी है। और मजा ये है कि एवरेज आदमी होता ही नहीं। एवरेज आदमी बिल्कुल झूठी बात है, एवरेज आदमी कहीं नहीं मिलेगा। एवरेज आदमी 1 रुपया है तो आप ऐसा आदमी नहीं खोज सकते जो एवरेज आदमी हो। 15 आने वाला मिलेगा, 17 आने वाला मिलेगा, लाख वाला मिलेगा, 15.5 आने वाला मिलेगा, पैसे वाला मिलेगा, भूखा मिलेगा। ठीक एवरेज आदमी पूरे हिंदुस्तान में खोजने से नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरेज गणित से निकली हुई बात है, आदमी की जिंदगी से नहीं। हम यहाँ इतने लोग बैठे, हम सबकी एवरेज उम्र निकाली जा सकती, सबकी उम्र जोड़ दी और सब आदमियों की गणना का भाग दे दिया। आ गया 11 साल, 15 दिन या 50 साल या कुछ भी, उस आदमी को खोजने निकलोगे एग्जैक्ट 50 साल, 5 दिन, 3 घंटे, 15 मिनट का कौन आदमी वो नहीं मिलेगा। वो है ही नहीं कहीं। एवरेज आदमी गणित का सिद्धांत है, आदमी की जिंदगी का नहीं। उस गणितज्ञ ने एवरेज का सिद्धांत निकाल लिया, अपनी पत्नी बच्चों को लेकर पिकनिक पे गया हुआ बड़ा खुश है। एक छोटा सा नाला पड़ा, उसकी पत्नी ने कहा नाले को जरा ठीक से देख लो, छोटे बच्चे, 5-7 बच्चे, कोई डूब डाल न जाओ। उसमें कहा ठहर, मैं बच्चों की एवरेज ऊंचाई नाप लेता हूँ और नाले की एवरेज गहराई। अगर एवरेज गहराई से एवरेज बच्चा ऊंचा है तो बेफिक्र होकर पार हो सकते। उसने जाके अपना फुट निकाला, फुट साथ रखा हुआ था, नाप कर लिया, बच्चे नाप लिए, एवरेज बच्चा एवरेज गहराई से ऊंचा था। कोई बच्चा बिल्कुल छोटा था, कोई बच्चा बड़ा भी था, और कहीं नाला बिल्कुल उथला था और कहीं गहरा भी था। लेकिन वो एवरेज में नहीं आती बातें, गणित में नहीं आती। उसने कहा बेफिक्र रहे, मैंने बिल्कुल हिसाब ठीक कर लिया, रेत पे हिसाब लगा लिया, आगे गणितज्ञ हो गया। बीच में उसके बच्चे हैं, पीछे उसकी पत्नी थोड़ी डरी हुई है। स्त्रियों का गणित पर कभी भरोसा नहीं रहा है, थोड़ा भय उनसे कि कुछ गड़बड़ हुई जा रही,
क्योंकि नाले में कई जगह हरापन दिखाई पड़ रहा है, नाला कई जगह गहरा मालूम पड़ता है। उसने देखा है कि उसके पति का फुट कहीं बिल्कुल डूब गया था और एक छोटा बच्चा भी है। वो सचेत है, लेकिन पति अकड़ के आगे चला जा रहा है। एक बच्चा डूबने लगा, उसकी पत्नी ने चिल्ला के कहा कि देखिए बच्चा डूब रहा है। आप समझते हैं उस आदमी ने क्या किया, पुरुष ने क्या किया? उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणित गलत कैसे हो सकता है। बच्चे को बचाने की बजाय वो भाग के नदी के उस तरफ गया जहां उसने रेत पे गणित किया था। पहले उसने गणित देखा कि गणित गलत तो नहीं, उसने वहीं चिल्लाया कि ये हो नहीं सकता, गणित बिल्कुल ठीक है। गणित की एक दिशा है जहां जड़ नियम होते हैं, चीजें तौली नापी जा सकती हैं। अब तक पुरुष ने जो संस्कृति बनाई है वो गणित की संस्कृति है, वहां नाप जो तौल सब है। स्त्री का कोई हाथ इस संस्कृति में नहीं है, क्योंकि उसे समानता का कोई हक नहीं है। उसे हमने कभी पुकारा नहीं कि तुम आओ और तुम एक बिल्कुल दूसरे आयाम से, प्रेम के आयाम से भी दान करो कि समाज कैसा हो। स्त्री अगर सोचेगी तो और भाषा में सोचती है, असल में उसका सोचना भी हमसे बहुत भिन्न है। उसे हम सोचना भी नहीं कह सकते, भावना कह सकते हैं। पुरुष सोचता है, स्त्री भावना करती है। सोचना नहीं कह सकते, क्योंकि सोचना गणित की दुनिया का ही हिसाब है, और इसलिए पुरुष हमेशा हिसाब लगाता है, स्त्री हिसाब के आसपास चलती, ठीक हिसाब नहीं लगा पाती। ठीक हिसाब नहीं है उसके पास। लेकिन जिंदगी अकेला गणित नहीं है। जिंदगी बहुत बड़े अर्थों में प्रेम है, जहां कोई हिसाब नहीं होता, जहां कोई गणित नहीं होता। जिंदगी बहुत बेबूझ है, और इस जिंदगी को अगर हमने सिर्फ गणित की सीधी साफ रेखाओं पर निर्मित किया तो हम सीधी साफ रेखाएं बना लेंगे, लेकिन आदमी पुछता चला जाएगा, मिटता चला जाएगा। और ये हो रहा है, रोज ये हो रहा है कि आदमी की जड़ें नीचे से कट रही हैं, क्योंकि हम जो इंतजाम कर रहे हैं वो ऐसा इंतजाम है जिसके ढांचे में जिंदगी नहीं पल सकती। जैसे कि अगर समझ लें कि मुझे एक फूल बहुत प्यारा लगे तो मैं एक तिजोरी मुंह से बंद कर दूं। गणित यही कहेगा, तिजोरी में बंद कर लो, ताला लगा दो जोर से। मुझे सूरज की रोशनी बहुत अच्छी लगे, पेटी में बंद कर दूं, अपने घर रखूं बांध कर। लेकिन जिंदगी पेटियों में बंद नहीं होती, न गणित की पेटियों में, न साइंस की पेटियों में, कहीं बंद नहीं होती। जिंदगी बाहर छूट जाती, एकदम छूट जाती। मुट्ठी बांधी, अगर यहाँ हवा है और मैं मुट्ठी जोर से बांधूं और सोचूं कि हवा को हाथ के भीतर बंद कर लूंगा, मुट्ठी जितने जोर से बंधेगी हवा उतने हाथ के बाहर हो जाएगी। जिंदगी बंधना मानती नहीं, जिंदगी एक तरलता और एक बहाव है। लेकिन हमारी पुरुष की चिंतना की सारी जो कैटेगरीज है, पुरुष के सोचने का जो ढंग है, वो सब चीजों को बांधता है, व्यवस्थित बांध लेता है, हिसाब में बांध लेता है। अगर उससे पूछो कि माँ का क्या मतलब है, अगर ठीक पुरुष से पूछो कि माँ का क्या मतलब है, तो वो कहेगा बच्चे पैदा करने की एक मशीन, और क्या हो सकता है। एक वैज्ञानिक की मैं किताब पढ़ रहा था, उस वैज्ञानिक से किसी ने पूछा मुर्गी क्या है, तो उस आदमी ने कहा मुर्गी अंडे की तरकीब है और अंडे पैदा करने के लिए। अंडे की तरकीब और अंडे पैदा करने के लिए। मुर्गी क्या है? अंडे की तरकीब और अंडे पैदा करने के लिए। और क्या हो सकता है? गणित ऐसे सोचेगा ही। गणित इससे भिन्न सोच भी नहीं सकता, विज्ञान इससे भिन्न सोच भी नहीं सकता। विज्ञान आत्मा की गणना नहीं करता, जीवन की गणना नहीं करता, चीजों को काट लेता है, काट के खोज कर लेता है, विश्लेषण कर लेता है, और विश्लेषण में जो जीवन था वो एकदम खो जाता है। पुरुष ने जो दुनिया बनाई है वो पुरुष अधूरा है, अधूरी दुनिया बन गई है। पुरुष अधूरा है, ये ध्यान रहे, और स्त्री के साथ बिना उसकी संस्कृति अधूरी होगी। तो एक एक घर में तो पुरुष ने एक एक स्त्री को ले आया है। एक एक घर में तो पुरुष अकेला रहने को राजी नहीं है, स्त्री भी अकेले रहने को राजी नहीं है। चाहे कितनी ही कलह हो, स्त्री और पुरुष साथ रह रहे हैं, लेकिन संस्कृति और सभ्यता की जहां दुनिया है वहां स्त्री का बिल्कुल प्रवेश नहीं हुआ, वहां पुरुष बिल्कुल अकेला है। और पुरुष के अकेले अधूरे बनने, और पुरुष बिल्कुल अधूरा है जैसे स्त्री अधूरी है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों मिलकर एक पूर्ण व्यक्तित्व बनता है। लेकिन मनुष्य की संस्कृति अधूरी सिद्ध हो रही है, क्योंकि वो आधे पुरुष ने ही निर्मित की है, स्त्री उसने कभी मांग नहीं की। स्त्री सब गड़बड़ कर देती है अगर वो आए तो। अगर लेबोरेटरी में उसे ले जाओ
तो बजाय इसके कि वो आपकी परख नली और आपकी टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है ये देखे, हो सकता है टेस्ट ट्यूब को रंग के सुंदर बनाने की कोशिश करे। स्त्री को लेबोरेटरी में ले जाओ, गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। या पुरुष को स्त्री की बगिया में ले जाओ तो भी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। इस गड़बड़ के डर से हमने कंपार्टमेंट बांट लिए हैं, पुरुष की एक दुनिया बना ली है, स्त्री की एक अलग दुनिया बना दी है, और दोनों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर ली है। और दीवार खड़े करके पुरुष अकड़ गया है, वो कहता है मुझसे तुम्हारा मुकाबला क्या, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए घर में बंद रहो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता। हम पुरुष ही कुछ कर सकते हैं, हम पुरुष श्रेष्ठ हैं, स्त्रियां तुम्हारा काम है कि तुम बर्तन मलो, खाना बनाओ, बस इतना, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं है, बच्चों को बड़ा करो। ये सब पुरुष ने स्त्री को एक दीवार बंद करके वहां सौंप दिया है और वो बाहर अकेला मालिक होकर बैठ गया है। सब तरफ पुरुष इकट्ठे हो गए, कल्चर की जहां दुनिया है संस्कृति की, वहां पुरुष इकट्ठे हो गए, स्त्रियां वर्जित हैं, स्त्रियां अस्पृश्य की, अनटचेबल की भांति बाहर कर दी गई। मेरी दृष्टि में इसीलिए मनुष्य की सभ्यता अब तक सुख और आनंद की सभ्यता नहीं बन सकी। अब तक मनुष्य की सभ्यता पूर्ण इंटीग्रेटेड नहीं बन सकी है, उसका आधा अंग बिल्कुल ही काट दिया गया है। इस आधे अंग को वापस समान हक न मिले, इसे वापस जीवन की पूरा अवसर स्वतंत्रता न मिले, तो मनुष्य का बहुत भविष्य नहीं माना जा सकता। मनुष्य का भविष्य एकदम अंधकारपूर्ण कहा जा सकता है। स्त्री को लाना है, भेद है, भिन्नताएं हैं, भिन्नताएं आनंदपूर्ण है, भिन्नताएं दुख का कारण नहीं है, असमानता दुख का कारण है। और असमानता को हमने भिन्नता के आधार पर असमानता को इतना मजबूत कर लिया है कि कल्पना के बाहर है कि स्त्री और पुरुष मित्र हो सकते हैं। पुरुष को लगता ही नहीं कि स्त्री और मित्र नहीं हो सकती, पत्नी हो सकती है, पत्नी यानी दासी। और जब वो चिट्ठी लिखती है कि आपकी चरणों की दासी, तो पुरुष बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है कि ठीक पत्नी मिल गई है, ऐसी ही पत्नी होनी चाहिए। ऋषि मुनि पुरुषों के ऋषि मुनि समझाते हैं पत्नी परमात्मा माने पुरुष को। पुरुष खुद ही समझा रहा है कि मुझे परमात्मा मानो, और स्त्रियों के दिमाग को वो 3000 साल से कंडीशन कर रहा है और उनके दिमाग में ये प्रचार कर रहा है कि मुझे ये मानो। पुरुषों ने किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्त्री तो अगर कल्पना भी कर ले दूसरे पुरुष की तो पापनी है, और पुरुष अगर वेश्या के घर भी जाए तो पवित्र स्त्री वही है जो उसे कंधे पर बिठा के वेश्या के घर पहुंचाती। मजेदार लोग, बहुत मजेदार लोग। और हम, लेकिन ये स्वीकृत हो गया, इसमें स्त्रियों को भी ऐतराज नहीं है, ये स्वीकृत हो गया। स्त्रियों को इतने दिन से प्रोपेगेंडा किया गया, उनकी खोपड़ी पर हैमरिंग की गई है, उनने मान लिया। बचपन से ही उन्हें नंबर 2 की स्थिति स्वीकार करने के लिए माँ बाप तैयार करते। वो नंबर 1 नहीं, वो नंबर 1 नहीं है, वो नंबर 2 है। इसकी स्वीकृति बचपन से उनके मन पर थोपती चली जाती है। पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता, पूरी व्यवस्था, कैसे ये छुटकारा हो, कैसे ये स्त्री पुरुष के समान खड़ी हो सके, बहुत कठिन मामला मालूम पड़ता है। लेकिन 2-3 सूत्र सुझाना चाहता हूं, इनके बिना शायद स्त्री पुरुष के समान खड़ी नहीं हो सकती। और ध्यान रहे, जब तक पूरी परिस्थिति नहीं बदलती है, पुरुष कितना ही कहे कि तुमको भी तो समान हक है वोट करने का, तुम समान हो, सब बातें ठीक है, असमानता क्या है, इससे कुछ हल नहीं होगा। स्त्री के नीचे उसके जीवन की गुलामी में, उसकी असमानता में कुछ कारण है। जैसे जब तक स्त्रियों की अपनी कोई आर्थिक स्थिति नहीं है, जब तक उनकी कोई अपनी इकोनॉमिक, अर्थगत, संपत्तिगत अपनी कोई स्थिति नहीं है, तब तक स्त्रियों की समानता बातचीत की बात होगी। गरीब अमीर समान है, हम कहते हैं गरीब अमीर समान है, बराबर वोट का हक है, सब ठीक है, लेकिन गरीब अमीर समान कैसे हो सकते हैं? वो अमीरी और गरीबी इतनी बड़ी असमानता पैदा कर देती। और स्त्रियों से ज्यादा गरीब कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने उनको बिल्कुल अपंग कर दिया है, कमाने से, पैदा करने से अपंग कर दिया है।
वो कुछ पैदा नहीं करती, ना वो कुछ कमाती, ना वो जिंदगी में आके बाहर कुछ काम करती, घर के भीतर बंद कर दिया। उनकी गुलामी का मूल सूत्र ये है, वो जब तक आर्थिक रूप से बंधी हैं तब तक वे समान हक में हो भी नहीं सकती। और बुरा है, ये एकदम बुरा है, क्योंकि स्त्रियां सब तरफ फैल जाएं सब कामों में, तो पुरुष के सब तरफ कामों में जो पुरुषपन आ गया है वो सब शिथिल हो जाए। फर्क हम जानते हैं, फर्क बहुत स्पष्ट है। स्त्री के प्रवेश से ही एक और हवा हर दफ्तर में प्रविष्ट हो सकती है, हो ही जाती। एक क्लास जहां लड़के ही लड़के पढ़ रहे हैं और पुरुष ही पढ़ा रहा है, एक और तरह की क्लास है जहां 4 लड़कियां भी आके बैठ गई हैं। क्लास की हवा में फर्क पड़ गया है, बुनियादी फर्क पड़ गया है। ज्यादा कोमल, ज्यादा सुगंध से भरी वो हवा हो गई है। कम पुरुष, कम कठोर, चीजें शिथिल हो गई हैं और चीजें ज्यादा शिष्ट हो गई हैं। स्त्री को जीवन के सब पहलुओं पर फैला देने की जरूरत है। ऐसा कोई काम नहीं है जो कि स्त्रियां न कर सकती हों। रूस में स्त्रियों ने सब काम करके बता दिया है, हवाई जहाज के पायलट होने से छोटे मोटे काम तक। एक स्त्री ने अंतरिक्ष में उड़ के भी बताया है। वो इस बात की खबर है कि स्त्रियां करीब करीब सब काम कर सकती हैं। कुछ काम होंगे जो एकदम मस्कुलर हैं, कुछ काम होंगे अब तो नहीं रह गए, क्योंकि मसल का काम सब मशीन करने लगी है। पुराना जमाना गया, कोई शेर मेर से लड़ने जाना नहीं पड़ता, और गामा वगैरह बनना सब अब बेवकूफी हो गई है, कोई समझ की बातें नहीं है। अब तो मसल का काम मशीन ने कर दिया है, इसलिए स्त्री को समान होने का पूरा मौका मिल गया है। मशीन बड़े से बड़ा काम कर देती है, बड़े से बड़ा पत्थर उठा देती है, बड़े से बड़ी गाड़ी को खींच देती है, बड़े से बड़े वजन को धका देती है। अब पुरुष को भी धकाना नहीं पड़ता है, अब कोई जरूरत नहीं। अब स्त्री प्रत्येक काम में पुरुष के साथ खड़ी हो सकती। और जैसे ही स्त्री जीवन के सब पहलुओं में प्रविष्ट कर जाएगी, सभी पहलुओं के वातावरण में बुनियादी फर्क पड़ेगा। और कुछ काम तो ऐसे हैं, अब ये हैरानी की बात है, ऐसा शायद ही कोई काम अब बचा है पुरुष के पास जो स्त्री नहीं कर सकती, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियां ही कर सकती हैं और पुरुष नहीं कर सकते। और उन कामों को भी पुरुष पकड़े हुए हैं, जैसे शिक्षक का काम है। शिक्षक का काम से पुरुष को हट जाना चाहिए। पुरुष शिक्षक हो ही नहीं सकता, उसका डिक्टेटोरियल माइंड इतना ज्यादा है, वो शिक्षक नहीं हो सकता। वो थोपने की कोशिश करता है, वो जो भी मानता है उसे थोपने की कोशिश करता है। उसका आग्रह जो मैं कहता हूँ वो ठीक है। वो यील्डिंग नहीं है, वो झुक नहीं सकता, वो विनम्र नहीं हो सकता, ह्यूमिलिटी नहीं है, हम्बलनेस नहीं है। शिक्षक अगर जरा भी थोपने वाला है, दूसरी तरफ के मस्तिष्क को बुनियादी रूप से नुकसान पहुंचाता है, और नुकसान पहुंचता है सारी मनुष्य जाति को। क्योंकि शिक्षक कैसे व्यवहार कर रहा है, निश्चित ही सारी दुनिया में शिक्षा का करीब करीब सारा काम, करीब करीब कहता हूं, सारा काम स्त्रियों के हाथ में चले ही जाना चाहिए। ये बिल्कुल ही उचित होगा, हितकर होगा, महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शिक्षा तब एक रूखी सूखी बात नहीं रह जाएगी, उसके साथ एक रस और एक पारिवारिक वातावरण जुड़ जाएगा और संबंधित हो जाएगा। बहुत काम ऐसे हो सकते हैं जो तो स्त्रियों को पूरी तरह उपलब्ध हो जाने चाहिए, और बहुत काम जो स्त्रियां कर सकती हों उन्हें सब तरफ से निमंत्रण मिलने चाहिए। और बहुत दिशाएं जो हमेशा से अधूरी पड़ी हैं, जिनको कभी छुआ नहीं गया, वो खोली जानी चाहिए। वो उन दिशाओं के दरवाजे तोड़े जाने चाहिए, ताकि एक और तरह की चिंतना, स्त्री की चिंतना, स्त्री की भावना बिल्कुल और तरह की है। उसमें कुछ डायमेट्रिकली अपोजिट, कुछ बुनियादी रूप से उल्टे तत्व हैं। वो ज्यादा इंट्यूटिव है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। वो बहुत बुद्धि और तर्क की नहीं है, ज्यादा अंतर अनुभूति की है। मनुष्य अंतर अनुभूति से शून्य हो गया है, बिल्कुल शून्य है। स्त्रियां अगर सब दिशाओं में फैल जाएं और जीवन घरों में बंद न रह जाएं, क्योंकि घरों का काम इतना उबाने वाला है, इतना बोरिंग है, इतना बोर्डम से भरा हुआ है कि उसे तो मशीन के हाथ में धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए आदमी को करने की। न स्त्रियों को न पुरुषों को कोई जरूरत नहीं। रोज सुबह वही काम,
रोज दोपहर वही काम, रोज सांझ वही काम। एक स्त्री 40-50 वर्ष तक एक मशीन की तरह सुबह से शाम यंत्र की तरह घूमती रहती है और वही काम करती रहती है। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम है कि मनुष्य के पूरे जीवन में विष घुल जाता है। एक स्त्री जब 24 घंटे ऊप वाला काम करती है, रोज बर्तन मलती है, वही बर्तन, वही मलना, वही रोटी, वही खाना, वही उठाना, वही कपड़े धोना, वही बिस्तर लगाना, रोज एक चक्कर में सारा काम चलता है। थोड़े दिन में वही सबसे ऊब जाती है, लेकिन करना पड़ता है। और जिस काम से कोई ऊब गया हो और करना पड़े तो उसका बदला वो किसी न किसी से लेगी। इसलिए स्त्रियां हर पुरुष से हर तरह का बदला ले रही हैं, हर तरह का बदला। पुरुष घर आया कि स्त्री तैयार है टूटने के लिए। इसलिए पुरुष घर के बाहर बाहर घूमते फिरते हैं, क्लब बनाते हैं, सिनेमा जाते हैं, 25 उपाय खोजते हैं, घर से बचने की सारी कोशिश करते। जब नहीं बच सकते तब घर पहुंचते। मैं शिक्षक था, तो जिस यूनिवर्सिटी में शिक्षक था मैं हैरान हुआ। यूनिवर्सिटी तो क्लासेस मुश्किल से 1 बजे शुरू होती थी, लेकिन प्रोफेसर में देखता 11 बजे ही आके कॉमन रूम में बैठ गए। यूनिवर्सिटी क्लासेस 4 बजे खत्म हो जाती, मैं देखता कि 5-5:30 बजे तक भी वहीं जमे हुए। मैंने उनसे पूछा बात क्या है, इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, इतनी देर से क्यों लौटते हो? उन्होंने कहा जितनी देर घर के बाहर रह जाए उतनी ही शांति समझनी चाहिए। घर पहुंचे की तैयारी है। और इन सबको, सारे पुरुषों को ये ख्याल आता है कि स्त्रियों में कुछ गड़बड़ है, इससे ये कष्ट दे रही। नहीं, स्त्रियों का सारा काम बोर्डम का है। वो इतनी ऊब जाती है कि ऊब का बदला किससे ले। और आपके लिए वो ऊब रही हैं, आपके लिए सारा काम कर रही हैं, तो निश्चित ही आपसे बदला लिए जाने वाला है। अपने बच्चों को पीट रही हैं, उनसे बदला ले सकती हैं। पतियों से लड़ रही हैं, उनसे बदला ले सकती हैं। और फिर एक विशियस सर्कल शुरू होता है जिसमें सब कलह और सब दुख हो जाता है। नहीं, स्त्रियां तो जो भी काम घरों में कर रही हैं, अब वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर वो सारा काम धीरे धीरे यंत्रों के हाथ में चला जाना चाहिए और स्त्रियां बाहर आए। और निश्चित ही जितना वो बाहर आएंगी उतना उनका मन विकसित होने का उपाय पाएगा। जितने बंद घेरे में कोई जिए उतना छोटा मन, उतनी छोटी बुद्धि, उतनी सीमा हो जाती। हम स्त्रियों को कहाँ जिलाते रहे बंद घरों में। अब तो थोड़ी बहुत खिड़कियां हो गई हैं, नहीं तो पुरुष खिड़कियां विड़कियां नहीं होने देता था। खिड़की से कोई देख भी सकता है उसकी पत्नी को। पत्नी भी खिड़की के बाहर देख सकती है और उबी हुई पत्नी देख ही सकती है, पड़ोस के उबे हुए लोग भी देख सकते हैं। खिड़कियां भी नहीं थी और स्त्रियों के ऊपर हमने काले कपड़े भी लादे हुए थे, चेहरा भी नहीं देखने देते थे। टर्की में कमाल जब हुकूमत में आया तो उसने पहला नियम बनाया कि आज से बुर्का ओढ़ना सबसे बड़ा अपराध है और कोई स्त्री बुर्का ओढ़े सड़क पर दिखाई नहीं पड़ेगी। तो जबरदस्ती बुर्के छीनने पड़े, क्योंकि स्त्रियां भी डरती थी बुर्का छीनने में। जब बुर्के छीने गए तो लाखों स्त्रियों के चेहरे देख लोग हैरान हो गए। पतियों ने भी अपनी पत्नियों के चेहरे रोशनी में नहीं देखे थे। तो रोशनी में स्त्री देखने के बाबत बड़ा विरोध रहा है। समझदार लोग बड़ा इनकार करते रहे। चेहरे पीले पड़ गए थे, क्योंकि घर की बंद कोठरियों में जाना हवा जाती है, न सूरज की किरणें जाती, वहां वे बंद थी। जानवरों की तरह, पशुओं की तरह हमने उन्हें अलग काट रखा था। उनका पता नहीं चलता था स्त्री का। आज भी कुछ मुल्कों में पता नहीं चलता, कुछ समाजों में कि स्त्रियां भी हैं। अगर कोई चांद से कोई आदमी उतरे किसी के घर में और बैठक खाने में जाए तो पता नहीं चलेगा कि इस घर में स्त्रियां भी हैं। स्त्रियां कहीं छिपी हैं दूर कोनों में। उनके किचन, उनके दिन भर जीने की जगह को आप देखें तो घबरा जाएंगे। अंधेरे में, धुएं में, रोशनी नहीं, हवा नहीं, और जब बाहर रोशनी हवा में निकले तो बुर्के हैं, पर्दे हैं, सब तरह से ढकी हुई स्त्रियां, सब तरफ से बंद। बाहर भी कोठरी उनके साथ चल रही है, सड़क पर भी वो कोठरी में ही बंद है। स्वभावतः इसका परिणाम उनकी चेतना पर पड़ा होगा, मन पर पड़ा होगा, बुद्धि पर पड़ा होगा, शरीर पर पड़ा होगा। और यही स्त्रियां मनुष्य को जन्म देंगी, मनुष्य की जीवन को आगे बढ़ाएंगी। तो निश्चित ही इसका सारा परिणाम पूरी मनुष्यता पर पड़ने वाला है। नहीं स्त्रियों को बाहर, लेकिन पुरुष डरता है स्त्रियों को बाहर लाने। डर उसके बहुत गहरे हैं। सबसे बड़ा डर तो उसे मालकियत का डर है, क्योंकि पुरुष ने एक मालकियत बना के रखी है और वो मालकियत टूट सकती है। स्त्रियां बाहर आए तो मालकियत टूट सकती है। स्त्रियां बाहर आए तो उन्हें और पुरुष भी परमात्मा जैसे लग सकते हैं अपने पुरुष को छोड़ के। वो डर की बात है, वो घबराने की बात है, इसलिए उन्हें बंद ही रखना जरूरी है। लेकिन इतना बंद, इतना जीलस, इतना ईर्षालु जो व्यवस्था है वो हिंसक हो ही जाएगी।
वो घबराने वाली हो ही जाएगी। और इसके परिणाम अगर हम मनुष्य के मन को थोड़ा खोजें, उसके रोगों को खोजें, स्त्री या पुरुषों के, तो हम हैरान हो जाएंगे। 100 में से 75 मानसिक रोग किसी न किसी तरह सेक्सुअल जीलसी से, कामुक ईर्ष्या से जुड़े हुए हैं। और वो हमने जो व्यवस्था बनाई है उसमें होना बिल्कुल अनिवार्य मालूम पड़ता है। ये सारा तोड़ देना आवश्यक है। पहली बात मैंने कही, स्त्री की आर्थिक व्यवस्था उसके हाथ में होनी चाहिए। और अगर घर में भी स्त्री काम करे, घर में भी अगर स्त्री काम करती हो, तो उसके काम का मूल्यांकन होना चाहिए। वो बिना निर्मूल्य नहीं हो जाना चाहिए। एक आदमी जूते बना रहा है तो वो तो 300 रुपए महीने की हैसियत है उसकी आपके घर में, और एक स्त्री उसकी 24 घंटे काम कर रही है, उसका कोई आर्थिक मूल्यांकन नहीं है कि उसको कितना आर्थिक काम कर रही है। वो ऐसा लगता है वो कुछ भी नहीं कर रही। पुरुष कहता है सब हम कर रहे हैं, हम तुम्हें पाल रहे हैं, हम तुम्हें पालने वाले, और उससे ज्यादा काम कम नहीं स्त्री किए चले जा रही है। अगर स्त्री घर में भी काम करती है तो उसका आर्थिक मूल्यांकन होना चाहिए। अगर बाहर ला सके हम स्त्री को तो बड़ा सुखद होगा, काम बढ़े, उसकी बुद्धि बढ़े, उसका विकास बढ़े। निश्चित ही बाहर लाते ही हमारा परिवार का ढांचा बदलना पड़ेगा, विवाह की व्यवस्था बननी पड़ेगी, पुराने ढंग बहुत से बदल देने पड़ेंगे। स्त्री पुरुष करीब आएंगे तो ढंग हमें नए करने पड़ेंगे। लेकिन कोई ढंग नए किए जाने अशुभ नहीं, वे शुभ होंगे, वे अत्यंत शुभ होंगे। तीसरी बात, निरंतर जिन देशों में भी, जिन समाजों ने भी स्त्री को नीचा किया है, उन देशों और समाजों में स्त्री को नीचा करने का एक बुनियादी कारण उस देश के साधु संत महात्मा रहे। वो समझाते हैं कि स्त्री नरक का द्वार। असल में साधु संत स्त्री से बहुत डरे हुए लोग होते हैं। स्त्रियों को बहुत डर लगता है, क्योंकि वही उनको भगवान से भी ज्यादा ताकतवर मालूम पड़ती है, खींच सकती है अपनी तरफ। वो उसकी वजह से इतने घबराए रहते हैं कि रात दिन स्त्री के सपने ही देखते हैं और उसको गालियां देते हैं, नरक का द्वार बताते हैं। आपको नहीं, वो अपने को समझा रहे हैं कि स्त्री नरक का द्वार है, सावधान, बचना, स्त्री की तरफ देखना भी मत। ये इन घबराए हुए, भागे हुए एस्केपिस्ट, पलायनवादी लोगों ने स्त्री को समझने, स्त्री को आदृत होने, सम्मानित होने, साथ खड़े होने का मौका नहीं था। मैं भी बंबई था कुछ दिन पहले, एक मित्र ने मुझे आके खबर दी कि बहुत बड़े सन्यासी वहां प्रवचन कर रहे हैं। आपने भी उनके प्रवचन सुने होंगे, नाम तो सुना ही होगा। वो प्रवचन कर रहे हैं, भागवत की कथा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और स्त्री नहीं छू सकती उन्हें। एक स्त्री अजनबी आई होगी, उसने उनके पैर छू लिए तो महाराज भारी कष्ट में पड़ गए हैं, अपवित्र हो गए हैं। उन्होंने 7 दिन का उपवास किया है शुद्धि के लिए। तो जहां 10-15 हजार स्त्रियां पहुंचती थीं, वहां 7 दिन के उपवास के कारण 1 लाख स्त्रियां इकट्ठी होने लगी कि ये आदमी असली साधु है। स्त्रियां भी यही सोचती हैं कि जो उनके छूने से अपवित्र हो जाए वो असली साधु है। हमने उनको समझाया हुआ है, नहीं तो वहां एक स्त्री नहीं जानी थी फिर, क्योंकि स्त्री के लिए भारी अपमान की बात। लेकिन अपमान का ख्याल ही मिट गया। लंबी गुलामी अपमान के ख्याल मिटा देती है। लाख स्त्रियां वहां इकट्ठी हो गई हैं। सारी बम्बई में ये चर्चा है कि ये आदमी है असली साधु, स्त्री के छूने से अपवित्र हो गया, 7 दिन का उपवास कर रहा है। उन महाराज को किसी को पूछना चाहिए, पैदा किससे हुए थे, हड्डी मांस मज्जा किससे बना, वो सब स्त्री से लेके आ गए हैं और अब अपवित्र होते हैं स्त्री के छूने से। हद कमजोर साधुता है जो स्त्री के छूने से अपवित्र हो जाती है। लेकिन इन्हीं सारे लोगों की लंबी परंपरा ने स्त्री को दीनहीन और नीचा बनाया है। और मजा यह है कि ये जो दीनहीनता की लंबी परंपरा है, ये परंपरा को स्त्रियां ही पूरी तरह बल देने में अग्रणी है। कभी के मंदिर मिट जाएं और कभी के गिरजे समाप्त हो जाएं, स्त्रियां ही पालन पोषण कर रही हैं मंदिरों, गिरजों, साधु संतों, महंतों का। 4 स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी एक साधु के पास, तब कहीं एक पुरुष दिखाई पड़ेगा। वो पुरुष भी अपनी पत्नी के पीछे बेचारा चला आया हुआ होगा। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब तक हम स्त्री पुरुष के बीच के ये अपमानजनक फासले, ये अपमानजनक दूरियां कि छूने से कोई अपवित्र हो जाए नहीं तोड़ देते हैं, तब तक शायद हम स्त्री को समान हक भी नहीं दे सकते। वो एजुकेशन शुरू हुई है,
सैकड़ों विश्वविद्यालय, महाविद्यालय को एजुकेशन दे रहे हैं, लड़कियां और लड़के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी हालत दिखाई पड़ती है। लड़के एक तरफ बैठे हुए हैं, लड़कियां दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, बीच में पुलिस वाले की तरह प्रोफेसर खड़ा हुआ है। ये कोई मतलब है? ये कितना अशोभन, अनकल्चर। अब वो एजुकेशन का एक ही मतलब हो सकता है कि कॉलेज या विश्वविद्यालय स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं करता। वो एजुकेशन का एक ही मतलब हो सकता है कि कॉलेज की दृष्टि में सेक्स डिफरेंसेस का कोई सवाल नहीं है। जो लड़की जहां आए आ जाएं, अलग से तो जरा बात हो सके। और यहां से तो नंबर हैं, आप आवाज भी करेंगे तो मैं नहीं समझ पाता कौन आवाज कर रहा है। अकेले आ जाएं तो थोड़ा मजा हो, आप आवाज करें मैं सुनूं। आखिरी बात और अपनी चर्चा में पूरी कर दूंगा। एक बात आखिरी, और वो ये कि अगर एक बेहतर दुनिया बनानी हो तो स्त्री पुरुष के समस्त फासले गिरा देने हैं, भिन्नता बचेगी, लेकिन समान तल पर दोनों को खड़ा कर देना है और ऐसा इंतजाम करना है कि स्त्री को स्त्री होने की कॉन्शियसनेस और पुरुष को पुरुष होने की कॉन्शियसनेस 24 घंटे न घेरे रहे। ये पता भी नहीं चलना चाहिए, ये 24 घंटे ख्याल भी नहीं होना चाहिए। अभी तो हम इतने लोग यहाँ बैठे, एक स्त्री आए तो सारे लोगों को ख्याल हो जाता, स्त्री आ गई। स्त्री को भी पूरा ख्याल है कि पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं। ये अशिष्टता है, अनकल्चरनेस है, असंस्कृति है, असभ्यता है। ये बोध नहीं होना चाहिए, ये बोध गिरने चाहिए। अगर ये गिर सके तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करता हूँ।